हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय जाट MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम IMP क्वेश्चन सीरीज में हमारा जो पोल्ट्री टॉपिक है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज इसके अंदर हम देखेंगे मुर्गियों की बीमारियां या पोल्ट्री डिसीज। ठीक है, पोल्ट्री डिसीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि लगातार कुछ वर्षों से एग्जाम्स के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखें पोल्ट्री डिसीज में, तो सबसे पहले है जिसके ऊपर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चंस आए हैं या आ रहे हैं, वो है रोग कारक के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट मतलब कि जिससे रोग मुख्य रूप से फैल रहा है, जिस कारण से रोग मुख्य रूप से फैल रहा है। मतलब रोग अगर देखें या बीमारियां अगर देखें तो वायरल होती है, बीमारियां बैक्टीरियल होती है, बीमारियां प्रोटोजोअन होती है, बीमारियां फंगल होती है, और बीमारियां अगर देखें तो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से होती है। ठीक, ये कुछ रोग कारक है जिनके कारण बीमारियां होती है। क्लियर है? तो इन्हीं के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि कौन सी वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल है या कौन सी प्रोटोजोअन है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पोल्ट्री डिसीज में से मेनली बार बार पूछे गए। ठीक है, तो इनके ऊपर ही आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन, चूजों की रानीखेत बीमारी फैलती है। सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीज या बीमारी है रानीखेत। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है और इसी के ऊपर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? तो रानीखेत अगर देखें तो हमने पढ़ा है कहीं कि यह विषाणु जनित बीमारी है। विषाणु मतलब वायरस जनित, वायरस से होने वाली डिसीज। ठीक है, तो इसका आंसर अगर देखें तो वो आएगा विषाणु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी पे, मुर्गी में कॉक्सीडियोसिस बीमारी का कारक है। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में रानीखेत के बाद में पूछा गया है, और वो है कॉक्सीडियोसिस किसके कारण होती है। ठीक है, कॉक्सीडियोसिस डिसीज ऑफ पोल्ट्रीज काज्ड बाय। तो कॉक्सीडियोसिस अगर देखें तो यह प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, प्रोटोजोअन डिसीज, प्रोटोजोआ के द्वारा फैलती है। ठीक, इसमें यह भी पूछा जाता है कि कौन से प्रोटोजोआ से फैलती है, तो उसके लिए हमारे पास में फिर आगे क्वेश्चन आया हुआ है कॉक्सीडियोसिस किससे होता है। अब हमें यह पता है कि प्रोटोजोआ से होता है, पर प्रोटोजोआ में किससे होता है। ठीक, तो प्रोटोजोआ में अगर देखें तो यह होता है इमेरिया टेनेला, इमेरिया टेनेला। ठीक, इमेरिया टेनेला के द्वारा मुख्य रूप से कॉक्सीडियोसिस फैलती है। वैसे कॉक्सीडियोसिस इमेरिया टेनेला से भी होती है और इमेरिया निकेट्रिक्स से भी होती है। ठीक, इमेरिया टेनेला से सिकल कॉक्सीडियोसिस होती है। सिकल मतलब जो सीका को इफेक्ट करेगा, सीका मतलब जो सीकम को इफेक्ट करता है वो हो गया सिकल, और सिकल जो है उसको इफेक्ट करेगा या सीका को इफेक्ट करेगा इमेरिया टेनेला। निकेट्रिक्स की अगर बात करें तो यह इफेक्ट डालता है इंटेस्टाइन पर, या जिसको हम बोले आंत। तो जो आंत को प्रभावित करेगा वो है निकेट्रिक्स, और जो सीका को या सीकम को अफेक्ट करेगा वो है टेनेला। मेनली अगर देखें पोल्ट्री के अंदर जो कॉक्सीडियोसिस आती है उसके अंदर मेनली अफेक्ट होती है सीका। ठीक है, इसका मतलब कि मेनली अगर देखें तो कौन फैलाता है, इमेरिया टेनेला। तो प्रोटोजोअन डिसीज है, पर प्रोटोजोअन में भी अगर देखें तो प्रोटोजोआ कौन सा है, इमेरिया टेनेला। तो इसका आंसर अगर देखें तो आंसर इसका आएगा इमेरिया। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मुर्गी में मेरेक्स के रोग का कारण है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है यही रोग कारक के आधार पर। तो मेरेक्स अगर देखें तो यह विषाणु जनित बीमारी है। इसका विषाणु अगर देखें तो इसका विषाणु है हर्पीज, हर्पीज। ठीक, मेरेक्स और हर्पीज। ठीक, तो मेरेक्स किससे होता है, हर्पीज से। रानीखेत की बात करें तो पैरामिक्सो वायरस से होता है। रानीखेत के लिए पैरामिक्सो, और यह वायरस से ही हो रही है, पर वायरस कौन सा है, हर्पीज वायरस। ठीक,
फिर नेक्स्ट चलें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा फैलता है? मतलब अब जो है बैक्टीरियल डिसीज या बैक्टीरियल या जीवाणु जनित बीमारियों की बात हो रही है। तो इसमें अगर देखें तो कॉक्सिडियोसिस की अभी हमारी डिस्कस हुई है कि यह प्रोटोजोआ से फैलती है। ठीक, फिर देखें इसमें चेचक या पॉक्स, और चेचक या पॉक्स देखें तो यह वायरल डिसीज है। ठीक है, चेचक या पॉक्स वायरल डिसीज है। ठीक, एफ्लेटॉक्सिकोसिस अगर बात करें तो एफ्लेटॉक्सिकोसिस फंगल डिसीज है। ठीक है, फंगल, जो अगर देखें तो फंगस से फैलती है। और अगर हम देखें संक्रामक कोराइजा तो अकेला बचा है जो कि बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सा बैक्टीरिया, तो वो है संक्रामक कोराइजा या इन्फेक्शियस कोराइजा। ठीक, तो इसका आंसर अगर देखें तो वो आएगा संक्रामक कोराइजा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गियों में सफेद दस्त की बीमारी किससे होती है? बेसिलरी व्हाइट डायरिया इन पोल्ट्री इज कॉज्ड बाय। फिर उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, तो इसका अगर देखें तो यह बीमारी है जीवाणु जनित। ठीक है, किससे होती है? जीवाणु जनित। क्लियर, तो बेसिलरी व्हाइट डायरिया, इसका अगर सिम्टम्स देखें तो इसके नाम में ही इसका सिम्टम्स छिपा हुआ है। इसके अंदर जो डायरिया, डायरिया मतलब दस्त, वो लगती है व्हाइट या सफेद। ठीक, और यह है एक जीवाणु जनित बीमारी जो मुख्य रूप से अगर देखें तो फैलती है अंडा और विस्टा। ठीक है, एग एंड लिटर। तो इसका आंसर आएगा जीवाणु या बैक्टीरिया। फिर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जीवाणु बेसिलरी व्हाइट डायरिया रोग का कारण है? तो पहले वाले क्वेश्चन में उसने यह पूछा कि बेसिलरी व्हाइट डायरिया जो है, बेसिलरी व्हाइट डायरिया वो किससे फैलती है? तो हमने देख लिया कि वो वायरस से फैलती है। अब वायरस में भी किस वायरस से फैलती है? तो उसके नाम में ही अगर देखें तो वो है साल्मोनेला पुलोरम। इसका एक और नाम अगर हम देखें बेसिलरी व्हाइट डायरिया का, तो इसका एक और नाम है पुलोरम डिसीज, या फिर एक और नाम है इसका साल्मोनेलोसिस, साल्मोनेलोसिस। ठीक, तो इसी के नाम से, इस बैक्टीरिया के नाम से इसके दो नाम पड़े हैं, पुलोरम और साल्मोनेलोसिस। ठीक, और या फिर इसको बोले हम बेसिलरी व्हाइट डायरिया या फिर सफेद दस्त बीमारी। ठीक, तो यह फैलती है साल्मोनेला पुलोरम से। नेक्स्ट है, निम्न में से मुर्गियों का कवक जनित रोग, मतलब अब जो है हमसे फंगल डिसीज के बारे में पूछा है। तो इसमें अगर देखें तो जैसे हमारी फाउल पॉक्स की बातचीत हुई, ये वायरल डिसीज है। कॉक्सिडियोसिस हमको पता है प्रोटोजोन डिसीज है। पुलोरम की अभी बातचीत हुई है, ये बैक्टीरियल डिसीज है। तो बची सिर्फ एक एस्परजिलोसिस, और ये अगर देखें तो फंगल है। ठीक है, तो ये होती है एस्परजिलस। एस्परजिलस जो फंगस है उससे होती है और उसी से इसका नाम पड़ा है एस्परजिलोसिस। तो एक हमने थोड़ी देर पहले फंगल एफ्लेटॉक्सिकोसिस देखी, एफ्लेटॉक्सिकोसिस। ठीक है, जो कि एफ्लेटॉक्सिन से होती है, एफ्लेटॉक्सिन। क्लियर, और ये देखें तो ये है एस्परजिलोसिस। फिर नेक्स्ट, कुक्कुट में पेरोसिस की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? मतलब यहां पर हमसे न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी या न्यूट्रिएंट की कमी, या हो सकता है कि अधिकता के कारण होने वाले रोगों के बारे में पूछा है। तो इसमें जो पूछा है वो है पेरोसिस। ठीक, और पेरोसिस अगर देखें तो वो होती है मैग्नीज डिफिशियंसी से, मैग्नीज की कमी के कारण पेरोसिस डिसीज होती है। ठीक है, तो इसका आंसर अगर देखें तो वो आएगा मैग्नीज, या इसी को बोला जाता है स्लिप्ड टेंडन, मतलब जोड़ों की सूजन। ठीक, इसके अंदर जोड़ अगर देखें तो सूज जाते हैं और उसी को बोला जाता है पेरोसिस। चलो, फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कुक्कुट पालन पक्षी का बाह्य परजीवी है? मतलब पैरासाइट्स या परजीवी के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं, ये आपने पढ़ाई है। एक होता है एक्टोपैरासाइट और एक होता है इंडोपैरासाइट। एक्टो मतलब बाहर वाले, या जिनको बोले बाह्य परजीवी, और यह है आंतरिक परजीवी। ठीक,
जितने भी स्किन पर रहते हैं वो सारे के सारे बाह्य, और जो अंदर रहते हैं वो सारे के सारे इंडो या फिर आंतरिक। अब बाहर में देखें तो मेनली जो सबसे ज्यादा आती है वो है किलनी, या जिसको और बोले तो चिचड़ी, या जिसको और बोले तो इंग्लिश में टिक, ये मेन है। इसी से टिक फीवर होता है। और मुर्गियों में अगर देखें तो जो टिक है वो है अर्गस पर्सिकस, ये मुर्गियों में पाई जाती है, ये सबसे ज्यादा है। इसके अलावा लाइस है मतलब जू, उसके अलावा बग है मतलब खटमल, फ्लिया है मतलब पिस्सू, और माइट्स, ये सारे के सारे कैसे हैं, एक्टोपेरासाइट या जो बाहर रहते हैं वो वाले। क्लियर? तो इसमें अगर देखें तो ये जो चीजें हैं तीनों, ये तीनों के तीनों आंतरिक है, मतलब इंडोपेरासाइट से हैं तीनों के तीनों। सिर्फ माइट्स अकेला ऐसा है जो कि बाह्य है या एक्टोपेरासाइट है। तो इसका आंसर अगर देखें तो वो आएगा माइट्स। फिर नेक्स्ट चलें, मुर्गियों में पाई जाने वाली सबसे खतरनाक बीमारी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया और इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमारी डिस्कस भी हुई है कि मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है रानीखेत बीमारी। ठीक है, मोस्ट डेंजरस डिसीज ऑफ चिकन। तो चिकन पॉक्स इतनी डेंजर नहीं है, जिसको माता रोग भी बोलते हैं। ठीक है, मेरेक्स डिसीज चूजों की खतरनाक बीमारी है वैसे, पर फिर भी ओवरऑल देखें तो इतनी खतरनाक नहीं है। व्हाइट डायरिया, सफेद दस्त, ये भी इतनी खतरनाक नहीं। तो सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है रानीखेत। ठीक, चलो अगला टॉपिक है बीमारियों के लक्षण। दूसरे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला रोग कारक और दूसरा है लक्षण या सिम्टम्स। ठीक है, अलग अलग बीमारियों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं और उनको एग्जाम में उनके ऊपर क्वेश्चन आता है। सबसे पहला है, जब मुर्गी को खूनी दस्त आने लगते हैं और उसका मुर्ग केस पीला पड़ जाता है, तब उसको कौन सा रोग होता है? ब्लडी डायरिया एंड येलो वेटल इज इंडिकेट विच डिसीज। ठीक, अब इसमें जो सबसे बड़ा सिम्टम्स जिससे हमको पता लग सकता है वो सिम्टम्स है ब्लडी डायरिया या खूनी दस्त। ठीक, ये एक बीमारी है जिसका डायरेक्ट यही नाम है, खूनी दस्त, और वो है कॉक्सीडियोसिस। कॉक्सीडियोसिस ऐसी बीमारी है जिसके अंदर, अभी थोड़ी देर पहले हमारी इसके बारे में डिस्कस हुई कि ये जो है या तो सीका को अफेक्ट करती है या फिर इंटेस्टाइन, आंत को अफेक्ट करती है। ठीक है, जब सीका अफेक्ट होती है तो सीका की आंतरिक झिल्ली फट जाती है और उसके कारण, आंतरिक झिल्ली मतलब इनर मेम्ब्रेन फट जाती है और उसके कारण ब्लड निकलने लगता है। वह ब्लड किस में मिक्स हुआ? दस्त में, और इसलिए दस्त कैसी मिली? खूनी दस्त। ठीक, या जिसको हम बोले ब्लडी डायरिया, डायरिया मतलब दस्त। ठीक, तो इसके अंदर दस्त कैसी लगेगी? खूनी। तो वो बीमारी कौन सी है? कॉक्सीडियोसिस। कॉक्सीडियोसिस कोई खूनी दस्त या फिर हीमोरेजिक डिसेंट्री भी बोला जाता है। हीमोरेजिक डिसेंट्री या खूनी दस्त या लाल दस्त। ठीक है, ये सारे इस एक ही बीमारी के नाम है, कॉक्सीडियोसिस। ठीक, तो इसमें अगर देखें तो इसका आंसर आएगा लाल पेचिस। ठीक है, ब्लडी डिसेंट्री, ब्लडी या उधर हमने बोला था हीमोरेजिक मतलब जिसमें रक्त हो, जिसमें खून हो, जिसमें ब्लड हो। तो इसका आंसर है ब्लडी डिसेंट्री या लाल पेचिस। अगला क्वेश्चन, शरीर के पंख रहित भाग जैसे कि कुक्कुट शिखा, कोम व टटर वेटस पर धब्बा या मस्से जैसे घाव निम्नलिखित में से किस रोग के लक्षण है? स्केब आर वाट लाइक लेसन ऑन featherless part of body such as comb and vetus is symptoms of which of the following disease? ठीक, अब इसमें जो उसने चीज लिखी है लेसन का मतलब है एक तरह से, जो इसमें अगर देखें तो इसमें उसने लिखा है धब्बे या मस्से। ठीक है, तो ऐसी बीमारी जिसमें शरीर के ऊपर धब्बे मतलब दाने बन जाते हैं, बारीक बारीक दाने। ठीक है, और दाने बनने वाली जो डिसीज है वो मनुष्य में भी होती है, ह्यूमन में भी होती है, जिसको हम माता रोग बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो चिकन पॉक्स। ठीक,
तो पॉक्स के अंदर अगर देखें तो शरीर के अंदर धब्बे बन जाते हैं या बारीक बारीक दाने बढ़ जाते हैं। क्लियर? मेनली अगर देखें तो कहां? मुर्गी के शरीर का वह भाग जिसके ऊपर पंख नहीं है, अधिकतर वहां। वैसे पंख के नीचे देखें तो स्किन के ऊपर भी बनते हैं, पर मेनली अगर देखें तो जहां पर पंख नहीं है। अब पंख में अगर देखें तो एक तो कोम, या जिसको हम हिंदी में और बोले तो कलंगी। इन्होंने बोला है कुक्कुट शिखा, शिखा मतलब सबसे ऊपर। तो कोम देखें तो एक तरह से मुर्गी के सर का ताज है। क्लियर है? तो उस कोम पर, या फिर वेटस, वेटस अगर देखें तो गले में, या गले में आपने देखा होगा एक तरह से बोल सकते हैं मुर्गी की गल कम्मल, मुर्गी की गल कम्मल, उसको बोला जाता है वेटस। ठीक है? यहां रेड कलर का लटकता रहता है। तो इनके ऊपर क्या बने? इनके ऊपर धब्बा या मस्से बने। ठीक है? जैसे घाव। तो ये सिम्टम्स मेनली अगर देखें तो किसका है? फाउल पॉक्स। ठीक? थोड़ा क्वेश्चन को हमको पढ़ के अच्छे से समझना पड़ेगा। फिर आगे एक और है, उत्कुंचित पंख, साइनोटिक कॉम और गलचर में पीले दस्त के लक्षण हैं। रफल्ड फीदर। ठीक है? रफल्ड का मतलब देखें तो झालरदार, झालरदार पंख। ठीक? साइनोटिक कॉम, साइनोटिक का मतलब अगर देखें तो एक तो सूजा हुआ प्लस साथ में नीला, मतलब स्वेलिंग, और प्लस साथ में कैसा हो गया? ब्लू। इसको बोला जाता है साइनोटिक। तो साइनोटिक कॉम एंड वेटल, वेटल अभी हमारी बातचीत हुई, और वेटल को यहां क्या बोला है? गलचर्म। वहां उसने टर्टल बोला था, टर्टल, यहां क्या बोल दिया? गलचर्म। तो ध्यान रखना, टर्टल या गलचर्म इंग्लिश में देखो तो क्या है? वेटल। तो थोड़ा हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान रखें कि इंग्लिश में जरूर देखें। और वेटल मतलब यहां नीचे लटकी हुई चीज। येलोइश डायरिया, पीला दस्त लगेगा। ठीक है? तो वो पूछ रहा है किसके सिम्टम्स से हैं। तो भैया इसका अगर देखें तो मेनली ये जो चीज है साइनोटिक कॉम, मतलब सूजा और नीला पड़ना, क्या चीज है? कॉम, वेटल, स्किन। ठीक है? कॉम, वेटल, स्किन, चोंच, बीक। ठीक है? ये सारे के सारे फाउल कॉलरा बीमारी में नीले पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाएंगे? नीले। इनका कलर नीला है, ब्लू हो जाता, और सूज जाते हैं सारी चीजें। कॉम भी सूज जाएगी, वेटल भी सूज जाएगा। ठीक है? तो सूज जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल दिया? साइनोटिक कॉम एंड वेटल। तो ये मेनली सिम्टम्स किसका है? फाउल कॉलरा। ठीक? तो इसका आंसर देखें तो वो आएगा मुर्गी कोरा। तो थोड़ा इसका भी, ये जैसे लिखा मुर्गी कोरा, इसका इंग्लिश जरूर देख लें, फाउल कॉलरा है। नहीं तो कोरा एक नई डिसीज हम आज से जो है समझ में आना शुरू हो जाए, पता चले। ठीक है? तो ध्यान रखना, ये है फाउल कॉलरा। तो ये कुछ डिसीज थी जिनके सिम्टम्स एग्जाम में पूछे गए हैं। चलो नेक्स्ट है अब बीमारियों का रोकथाम व उपचार। ठीक? दो चीजें इसमें है, एक तो रोकथाम और एक उपचार। रोकथाम का मीनिंग, या इंग्लिश में देखें तो प्रिवेंशन। तो इसका मीनिंग है कि बीमारी को बॉडी के अंदर जाने ही ना दें, उससे पहले ही उसको रोक दें। ठीक? मतलब या तो जाए तो बॉडी के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े। और यह तभी हो सकता है जब हम उसको लगाएं टीका या वैक्सीन। मतलब टीका या वैक्सीन का काम अगर देखें तो वो है रोकथाम या प्रिवेंशन। ठीक? ट्रीटमेंट या उपचार कब होगा? जब बीमारी आ गई आपके अंदर, तभी हम कोई ट्रीटमेंट लेंगे। तो आने के बाद में जो चीज होगी वो है उपचार या ट्रीटमेंट, और आने से पहले जो काम होगा वो है वैक्सीन या टीका, या उसी को बोले हम रोकथाम या प्रिवेंशन। ठीक? मुर्गियों में जैसे हमने कहा सबसे खतरनाक बीमारी अगर देखें तो वो है रानीखेत। रानीखेत, या फिर इसी को भैया एक और नाम उन्होंने दिया है न्यूकैस्टल डिसीज, या फिर कैस्टल भी बोल दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, कैस्टल के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मुर्गियों की कैस्टल बीमारी कौन सी है, तो वो है रानीखेत। ठीक? तो ये जो रानीखेत बीमारी है मुर्गी की सबसे खतरनाक बीमारी है, और इससे अगर बचना है तो इसका सबसे अच्छा इलाज रोकथाम या प्रिवेंशन ही है। इसका मतलब कि इस रानीखेत को हम मुर्गी के अंदर आने ही ना दें। अगर रानीखेत मुर्गी के अंदर आ गई तो फिर मुर्गी का जाना लगभग तय है, मतलब फिर उसको हम बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि इस बीमारी में अगर देखें
तो मृत्यु दर 99 to 100% है। इसका मतलब कि एक बार अगर ये बीमारी मुर्गी के अंदर आ गई तो फिर वो जाना तय है उसका। ठीक, तो इससे अगर बचना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसको हम मुर्गी के अंदर आने ही ना दें, उसको पहले ही रोक दें। और इस कंडीशन में सबसे अच्छी चीज क्या है? टीका या वैक्सीन। तो अगर रानीखेत को रोकना है तो उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा वैक्सीन। ठीक, तो या तो हम करें वैक्सीनेशन और या फिर बीमारी आने के बाद में उपचार। तो कुछ बीमारियों में उपचार हम कर सकते हैं लेकिन कुछ में हम उपचार नहीं कर सकते। चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। कुक्कुटों में खूनी पेचिश के इलाज हेतु कौन सी अधिक उपयुक्त दवा है? विच मेडिसिन इज यूजफुल फॉर ब्लडी डायरिया इन पोल्ट्री? अब ब्लडी डायरिया मतलब कॉक्सिडियोसिस, खूनी पेचिश या फिर ब्लडी डायरिया मतलब कॉक्सिडियोसिस, और कॉक्सिडियोसिस प्रोटोजोअन डिसीज है। ठीक, और इसको रोकने के लिए हमारे पास में कुछ दवाइयां हैं, जिसमें अगर देखें तो एक तो है नाइट्रोफ्यूरेजान, एक है बाइफ्यूरान, एक अगर देखें तो कॉर्डिनेल, ठीक, एक अगर देखें तो सल्फामेजाथिन। ये कुछ मेडिसिन है जिनका यूज हम कॉक्सिडियोसिस को रोकने के लिए करते हैं। ठीक, इसमें अगर देखें तो बाइफ्यूरान इसका आंसर आएगा, और यह भी एक बार एग्जाम में पूछा गया। कॉर्डिनेल दवाइयों का उपयोग या कॉर्डिनेल मेडिसिन का यूज किसके लिए होता है? तो यह होता है खूनी पेचिश के लिए, या खूनी पेचिश के इलाज के लिए कौन है? तो ये चारों दवाइयां हैं, तो यहां आंसर आएगा बाइफ्यूरान। ठीक, फिर नेक्स्ट, R2B स्ट्रेन का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? तो R2B अगर देखें तो ये लगता है रानीखेत के लिए, रानीखेत बीमारी को रोकने के लिए R2B। इसमें अगर देखें रानीखेत में तो एक तो है F1 स्ट्रेन, ठीक, एक लगता है F2 स्ट्रेन। ठीक है, F1 या फिर इसकी जगह हम वही R2B दे सकते हैं। ठीक है, या फिर इसी की जगह हम दे सकते हैं लासोटा स्ट्रेन। क्लियर है? तो F1 स्ट्रेन ये एक वैक्सीन है, या R2B या फिर लासोटा, ये तीनों वैक्सीन है। और ये है पहला टीका, फर्स्ट। सेकंड जो है वो F2 स्ट्रेन या फिर मुक्तेश्वर, ये भी एक वैक्सीन का नाम है मुक्तेश्वर। ठीक, तो मुक्तेश्वर वैक्सीन किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? रानीखेत से मुक्ति देने के लिए। क्लियर? तो रानीखेत के लिए सारे के सारे टीके लगते हैं। ये अलग उम्र पर लगेंगे, लगभग 1 से 7 दिन या 1 सप्ताह की उम्र पर। ठीक है, और ये अगर देखें तो 6 से 8 सप्ताह की उम्र पर। क्लियर? तो पहला टीका 1 सप्ताह और दूसरा टीका 8 से 6 सप्ताह। क्लियर? तो इसका आंसर अगर देखें तो वो है रानीखेत। फिर नेक्स्ट, निम्न में से मुर्गी की किस बीमारी हेतु पंख में टीका लगाया जाता है? ठीक है, तो फाउल पॉक्स बीमारी के अंदर हम पंख के अंदर टीका लगाते हैं। फाउल पॉक्स में हम पंख के अंदर टीका लगाते हैं। जैसे मान लो हम बात करें रानीखेत की, तो इसमें जो पहला टीका है उसकी 1 बूंद हम देते हैं नाक में और 1 बूंद हम डालते हैं आंख में। 1-1 बूंद आंख और नाक में, यह है रानीखेत का। ठीक, फिर बात करें मेरेक्स का, तो मेरेक्स का हम देते हैं गर्दन में। कहां देंगे? गर्दन में। इसके लिए सिंपल है। ठीक है, मेरेक्स जो वैक्सीन है वो 1 बूंद 1 दिन गर्दन में, लाइफ टाइम। 1 बूंद 1 दिन गर्दन में, लाइफ टाइम। मतलब 1 दिन की एज पर देना है। 1 दिन मतलब डे ओल्ड एज पर। ठीक है, 1 बूंद देना है। साथ में इससे जो इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा मिलेगी वो लाइफ टाइम के लिए रहेगी। वो लगाया कहां? गर्दन में। ठीक, तो फाउल पॉक्स अगर देखें तो इसके लिए, फाउल पॉक्स बीमारी के लिए 2 टीके लगते हैं, एक पिजन पॉक्स और एक फाउल पॉक्स। और दोनों ही टीके हम देते हैं पंख के नीचे, और वो भी IM मतलब इंट्रामस्कुलर।
अंतः मांसपेशी मतलब मांसपेशी के अंदर। ठीक है, तो पंख के में टीका अगर देखें तो वो लगता है फाउल पॉक्स में। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं मुर्गियों की बीमारियों की रोकथाम और उनके उपचार के ऊपर। ठीक, तो दोस्तों ये था पोल्ट्री डिसीज, मुर्गियों की महत्वपूर्ण बीमारियां और उनके ऊपर आने वाले क्वेश्चन। जो मैंने यहां पर आपको अभी जो मेन टॉपिक्स बताए हैं कि मेनली क्वेश्चन किस बेस पे आते हैं, आगे भी पूरे चांस है कि इसी पैटर्न को वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो आज हमारा ये मुर्गी वाला जो टॉपिक है वो सारा का सारा कंप्लीट कर लिया। तो डेयरी भी हमारा कंप्लीट हो गया और पोल्ट्री भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब एनिमल का जो कुछ पोर्शन बचा है वो हम देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो डेयरी भी आप अच्छे से तैयार करें, पोल्ट्री भी आप अच्छे से तैयार करें, दोनों ही चीजें अच्छे से। इसमें मैं फिर आज बोल रहा हूं कि ये जो पिछले कुछ सालों का जो क्वेश्चंस का पैटर्न है उसके बेस पर दिए गए हैं, पर इसको हमको 100% नहीं मानना है। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम इन्हीं चीजों को तैयार करें और बाकी चीजों को छोड़ दें। ठीक है, इन पे जोर ज्यादा देना है, करना सभी को तैयार है, पढ़ना सभी को है, पर ज्यादा जोर हमको इन चीजों पर देना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सभी पूरा कोर्स हमको अच्छे से तैयार करना है। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।